और बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने सीधे चुनौती दी है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो भी भारत में दक्षिण इलाके में आकर कहीं से चुनाव लड़कर दिखाएं। दरअसल बीजेपी ने पलटवार किया था कांग्रेस के ऊपर कि राहुल गांधी अमेठी में हार से डर गए और इसीलिए वो दक्षिण में जाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और अब कांग्रेस ने पलटवार किया और चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर उनमें भी हिम्मत है तो दक्षिण भारत की किसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़कर दिखाएं। और ऐसे में जबकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमा रही है, बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री को दी गई है कांग्रेस की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे चुनौती दी है बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल आरोप प्रत्यारोप सीधे एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए कहा कि अमेठी में उनकी हार तय है और इसीलिए वो केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर खास बातचीत में न्यूज 18 इंडिया से ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि अगर पीएम मोदी चुनौती देना चाहते हैं तो कांग्रेस को चुनौती दें और सीधे तौर पर दक्षिण भारत की किसी भी सीट से वो लड़े और सीधे तौर पर राहुल गांधी को यहां पर चुनौती दे। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को खुले तौर पर चुनौती दी, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से भी बयानों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले आपको बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा दूसरी जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उधर न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था कि राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो केरल से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है। 12 साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी और 12 साल से लगातार आ रही है। अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। राहुल गांधी जी भी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार मोदी जी लड़े थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे साउथ इंडिया गए, केरला की तरफ। चलिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए देश की जनता के सामने। और अमेठी इस बार टफ है उनके लिए। पिछली बार 1 लाख के उससे जीते थे, पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख पर आए थे। जी जी, तो आपको लगता है कि इस बार 5 साल में उनसे ज्यादा स्मृति जी वहां पर गई और उन्होंने बरोबर मत क्षेत्र का संपर्क बनाकर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेठी टफ है। मैं नहीं कहता इसके कारण वो वहां गए हैं, परंतु अमेठी टफ है उनके लिए। दूसरी लोकसभा में भागकर अभी केरल में दूसरी लोकसभा से लड़कर राहुल गांधी अपने क्षेत्र से भी हारने के संकेत दिए हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने अपने हार को, बड़ी हार को, उसको पहले से चुनाव के शुरुआत से पहले ही उन्होंने मान लिया है। गौरव वल्लभ भी हमारे साथ कांग्रेस है। गौरव वल्लभ, राहुल गांधी से काम नहीं चल रहा था, जीवीएल कह रहे हैं, इसलिए प्रियंका को उतारा, लेकिन होगा कुछ नहीं इससे। जीवीएल साहब को या तो इतिहास पता नहीं। अभी 4 महीने पहले इनको 3 राज्यों से हरा के भेजा हमने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पे ये कुशासन और भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनका बोरिया बिस्तर बांध के राहुल गांधी जी ने अकेले नहीं भेजा। उस समय तो प्रियंका गांधी जी नहीं थी। खैर, इनको पता नहीं है, नए नए आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 चुनाव क्षेत्रों से लड़े, कोई बात नहीं। आडवाणी जी लड़े, कोई बात नहीं। मोदी जी स्वयं लड़े, कोई बात नहीं। राहुल जी ने लड़ लिया तो ऊपर से नीचे, अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी तक भूचाल ऊपर नीचे हो रहे। अरे इतना डरते क्यों हो? जेवीएल जी कह रहे हैं कि सब आपके नेता जब 2-2 सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी पहली बार लड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए दिक्कत हो रही है अमेठी से चुनाव जीतना, क्योंकि पहले 2 चुनाव में वो एक ही स्थान से जीते थे, एक ही स्थान से लड़कर हर बार जीते थे। हम कह रहे हैं वो डर गए हैं, तो इसलिए कोई मानना नहीं। वो गौरव जी, क्या राहुल गांधी डर गए हैं स्मृति ईरानी से, इसलिए उन्होंने दूसरा एक रास्ता भी चुन के रखा हुआ है? मैम, आपको मैं बताऊं, राहुल जी के सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रही हैं
उनका चुनाव हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चांदनी चौक से पहले वो हार के भागी, अमेठी से भागी, आज तक उन्होंने सरपंच का, काउंसलर का चुनाव भी नहीं जीता, और या राहुल जी को हराने की बात करती है। हाँ, ये बात जरूर है, हारने के बावजूद उनके ऊपर किसी की दया दृष्टि बनी रहती थी और वो मंत्री बन जाती थी, वो बात अलग है। उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर आपको लगता है स्मृति ईरानी जी जो काउंसलर का चुनाव कभी नहीं जीती, वो राहुल गांधी जी को हराएगी? आप स्वप्न देख रहे हैं मेरे मित्र, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार जमानत नहीं बचेगी स्मृति ईरानी की। जीवेल जी इस बार कह रहे हैं जमानत नहीं बचेगी स्मृति ईरानी की। देखिए, इनकी बदहालत को मैं समझता हूँ। इनको तो हर बात पर अपने नेता का समर्थन करना पड़ता है, बट लेकिन क्यों भाग रहे हैं, किस कारण भाग रहे हैं, ये तो भाग रहे हैं, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनता तो मान चुकी है, क्योंकि केरल से पहले भी लड़ सकते थे, कर्नाटक से भी लड़ सकते थे, जहां आपका गठबंधन है। आप कर्नाटक से भी लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि डर है वहां से भी हारेंगे, क्योंकि बीजेपी वहां बहुत हावी है। और केरल में वामपंथियों के साथ समझौता करके, उनके साथ एक एडजस्टमेंट करके केरल से चुनाव जीतने की आपने एक रणनीति बनाई है। आपकी डर बोल रहा है। गौरव जी, क्या वाकई इसको डर के तौर पर देखा जाए? क्योंकि इससे पहले तो राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से लड़ते रहे हैं, क्या वजह आप मान रहे हैं कि उनको दो जगह से लड़ना पड़ा? देखिए, पिछले 5 साल में नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने का काम, विभाजन करने का काम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा, पहली बार इतिहास में साउथ के फाइनेंस मिनिस्टर एसोसिएशन बना के प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना दिया कि हमारा जो फाइनेंस जो कमेटी है, जो फाइनेंस कमीशन है, उससे हमारा साउथर्न इंडिया के प्रदेशों में एलोकेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का कम हुआ है। तो ये इस तरह का डिवाइड जब बनाने की बात कर रहे थे मोदी जी, तो हमारा कांग्रेस का ध्येय हमेशा अखंड भारत का रहता है। और वायनाड सीट के चुनने का कारण ये है क्योंकि ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के टिप पे है। तो यहाँ से हमें लगा कि एक अखंड भारत का एक मैसेज जा सकता है, क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ जो विविधता में एकता, जो आज वर्षों से हम एक साथ रहते हुए आए, वो हम देश को प्रदर्शित करना चाहते थे। अब ये इसका एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद देश के लॉ मिनिस्टर श्री साहब ने क्या कहा कि वहाँ से इसलिए लड़े क्योंकि वहाँ पे अमुक जाति के लोग हैं। ये इस तरह के लॉ मिनिस्टर है देश का, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या केरल से जो जाके चुनाव लड़ते हैं वो डर के भागते हैं? जो साउथ में जाके चुनाव लड़ते हैं वो डरते हैं? कोई नहीं डरता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है जेवियर जी, इनकी एक रणनीति है, रणनीति के तहत वो वहाँ केरल से भी लड़ना चाह रहे हैं। इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जेवियर जी से मेरा सवाल था जी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 जगह से लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन हम एक राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार हमें है, इसलिए हम कह रहे हैं। जनता तो यही बात मानती है। राहुल गांधी भाग गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि केवल केरल दक्षिण भारत में नहीं आता है, आंध्र आता है, जहां उनका सरकार बहुत लंबे समय तक रही है, वहां से चुनाव लड़ सकते थे। तमिलनाडु में उनकी अलायंस है, वहां से लड़ सकते थे। कर्नाटक में ये कह रहे हैं दक्षिण भारत के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। भैया, आपको हमने सरकार से बाहर किया है। कर्नाटक में आप पीछे दरवाजे से फिर सरकार में घुस गए हैं, लेकिन जनता ने आपको धकेल दिया है। मतलब आपकी दिक्कत में समझ सकता हूँ। आपको नए भाषण देने की, नए इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करते रहिए, पर लेकिन देश की जनता ये मानती है राहुल गांधी डर गए हैं, भाग गए हैं, बस इतना ही है। गौरव जी, क्या ऐसा इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि जो रणनीति बीजेपी की रही है वही रणनीति शायद कांग्रेस भी अपनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि 2 सीट से पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लड़े थे, इस बार भी 2 सीट से राहुल गांधी प्लस हिंदुत्व का चेहरा लेकर भी कांग्रेस कई बार सामने आ रही है। तो वही एक रोड मैप है क्या पूरा? कांग्रेस की रणनीति एक ही है, सबको साथ लेकर चलना है, कोई जाति, कोई धर्म में भेद नहीं करना है। इनके लॉ मिनिस्टर बोल रहे थे कल कि हम केरल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह अमुक जाति के, अमुक धर्म के लोग हैं। अरे लॉ मिनिस्टर साहब,
क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमुक जाति अमुक धर्म आपसे घृणा करता है? आपको अपने आत्मचिंतन की जरूरत है लॉ मिनिस्टर साहब। आप लॉ मिनिस्टर के लायक आदमी नहीं हो, पर दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग लॉ मिनिस्टर है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि साउथ से हम पहली बार लड़ रहे हैं। 1980 में इंदिरा जी रायबरेली और मेदक से लड़ी, 1999 में सोनिया जी बेल्लारी और अमेठी से लड़ी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस साउथ और नॉर्थ से लड़ती है। पर हाँ, ये कह सकते हैं अगर हम डर रहे हैं भैया, तो मेरा आपको चैलेंज है, प्रधानमंत्री को बोलो आ जाए, केरल में भी आ जाए, कर्नाटक में भी आ जाए, आंध्रा में भी आ जाए। मैं खुली चुनौती देता हूँ प्रधानमंत्री को, साउथ की एक सीट पे आ जाए, हम वहां से उनके सामने भी चुनाव लड़ लेंगे। पर प्रधानमंत्री में इतनी ताकत नहीं है क्योंकि वो बरगला नहीं सकते वहाँ लोगों को। यहाँ पे भी अब उनका एक चरम सीमा पहुंच गई है लोगों को झूठ बोल के बरगलाने की। इसीलिए तो अभी तक पहले बोलते थे वडोदरा से लड़ूंगा, फिर वाराणसी से, फिर बीच में बोला पुरी से। अब कहाँ से लड़ोगे प्रधानमंत्री जी? वाराणसी से आपका हारना निश्चित है। और अगर आपको लगता है हम यहाँ डर गए हैं, ठीक है तो जीवीएल जी, वो कह रहे हैं वो डरे नहीं हुए हैं, बीजेपी दरअसल डरी हुई है और इसीलिए सवाल उठा रही है। क्या दिक्कत है उनको जब वो 2 सीट से लड़ रहे हैं राहुल गांधी? तो मैंने पहले ही शुरुआत में मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है और उनका अधिकार है। 2 से 2 में डर लगता है तो 4 से 3 लड़े, तो 2 जितना हमारे संविधान के या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत उनका अधिकार है वो लड़ सकते हैं। हम केवल एक टिप्पणी कर रहे हैं जो परंपरागत सीट अमेठी रही है, जहां इन्होंने एक समझौता करके सपा बसपा के साथ साठ-गांठ के करके जीतते थे, वहां भी उनके मदद के उनके समर्थन के बावजूद पहली बार अमेठी और रायबरेली में भी इनकी किला हिल गई है और वहां से भी भागने की पूरी तरह उन्होंने तैयारी किया है, क्योंकि उनको लगता है इस लोकसभा में उनकी एंट्री नहीं होने वाली है केवल यदि अमेठी से लड़ते हैं। वही ये कारण है, बहाना कुछ भी बनाए, कारण तो यही है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के महागठबंधन पर भी सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के दिन पुराने हो गए और अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 में बीएसपी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस इलेक्शन का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। 73 सीट एनडीए को मिलना अपने आप में 80 सीट में एक बहुत बड़ा वो था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूपी में क्या होगा? महागठबंधन साथ में है। मैं जानता हूँ आप बार बार बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है अरिथमेटिक से ज़्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी जो नंबर हैं, अगर वोट शेयर आप देखें तो सपा और बसपा का अगर आप मिला दें तो अरिथमेटिक उनके साथ है। देखिए 5 साल में देश की राजनीति के अंदर मूलभूत परिवर्तन आए राहुल जी। आप सबको भी समझना पड़ेगा, देश के इलेक्शन के एनालिसिस करने वाले लोगों ने भी इसको समझना पड़ेगा। अब कोई वोट बैंक का मालिक नेता होता है, वो दिन लग गए कि 2 नेता इकट्ठा हो जाए तो वोट बैंक भी इकट्ठा हो जाएगी। आप वोट बैंक को मलकियत अपनी समझो, ये दिन लद गए हैं। अब मतदाता स्वयं निर्णय करता है, स्वयं फैसला करता है उसके भले में कौन सी सरकार है, देश के भले में कौन सी सरकार है, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार कटिबद्ध है, देश में करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए कौन की सरकार कटिबद्ध है, वो बात को मतदाता समझता है और वो अपना वोट देता है। ये जो 2 पार्टियां इकट्ठा हुई इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तब होता था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती थी और वोट बैंक नेताओं की मलकियत हुआ करते थे। आज वोट बैंक नेताओं की मलकियत नहीं है, मतदाता अपने वोट का मालिक खुद है, वो ही फैसला करे। अगर आप झूठ और सच जुमले से राजनीति करेंगे तो जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। आपने सोचा था कि हम जाति धर्म पे जीत लेंगे, जाति धर्म चलेगा नहीं, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि अब जाति धर्म की राजनीति इस देश के अंदर नहीं होगी तो विकास की राजनीति होगी। और विकास के बारे में बात नहीं करते क्योंकि विकास को तो पता नहीं किस गंगा में डुबो के आए हैं, पता नहीं किस नाले में डुबो दिया। आपका ये जो आपका महागठबंधन हुआ है एसपी बीएसपी का, वो किस विकास की तरफ बढ़ रहा है? तो महागठबंधन का विकास आपको दिखता नहीं? आप आइए, आप किसी को भेजिए, एक्सप्रेसवे पे चल के देख ले, मेट्रो पे बैठ के देख ले, हमारे यहाँ पे जो हमने 4 लाइन से जोड़ी है सारी डिस्ट्रिक्ट को जाके देख ले।
100 डायल हमने चलाए देख ले, तो 109 अखिलेश यादव हमने तो चलाए काफी थे देख उसके ले। लिए, मायावती को साथ लाने की क्या जरूरत ठीक थी? ना, उन्होंने भी काम किया, उनकी भी जो बनी चीजें आप देख लीजिए जाके, ऐसा नहीं है। मतलब अब मायावती उन्होंने में कोई क्या- खामी नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, कोई खामी नहीं। ये बताए ना ठीक इन्होंने है। क्या किया 5 साल में। ये अनिला जी, बताएं इन्होंने। अनिला जी, अनुराग पूछ रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी ने कुछ किया नहीं है और ये वोट बैंक की जो राजनीति है, दरअसल वो बीजेपी करती है। नहीं, वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है कि नहीं करती है, उसका उत्तर पहले अनुराग जी ये दे दें कि मायावती जी ने 2017 में खुलेआम ये बोला था कि इतने परसेंटेज धर्म विशेष से, इतने परसेंटेज जाति विशेष से वोट देंगे, मिलकर हमारी सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में। लगातार मायावती जी जो इनकी आज पार्टनर बनी हुई है, ये कहती आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा। अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति दी, वो हमारी मुस्लिम बहनों को दी कि नहीं दी? तो क्या हम जाति की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं? जो हम सड़कें बना रहे हैं, चाहे वाटरवेज बना रहे हैं, चाहे रोडवेज बना रहे हैं, चाहे हम 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, तो क्या वहाँ जाति और धर्म से पूछकर लोगों को चलने देते हैं या बैठने देते हैं हवाई जहाजों में? या फिर जो योजनाएं हैं, जो सोशल योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो क्या जाति और धर्म पूछ कर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य जी ने उनके नेतृत्व में उसको साक्षात उत्तर प्रदेश में लाकर दिखा दिया है। 2014, 2017 और तीसरा 2019 जो है हैट्रिक बनाएगी। अनुराग जी ये कह रही है कि भाई विकास जो है वो बीजेपी लेकर आई है, आप सिर्फ महागठबंधन लाए, वो भी मोदी को हटाने के लिए। देखिए, इनके पास विकास नाम का शब्द ही नहीं है। ये जितने भी डाटा देते हैं सब इनसे पूछ लीजिए। अभी धरातल पे तो अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कल मोदी जी कह रहे थे कि भैया किसी नेता पे यकीन मत करो, ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी अपने बारे में बता रहे थे ना। 2014 में बोला था काला धन ले आएंगे, कहाँ चला गया? 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ चला गया? रोजगार देंगे 2 करोड़ प्रत्येक साल, कहाँ चला गया? बोला था हम नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो गया, कहाँ चला गया? देश के अंदर में हम आएंगे तो महिलाएं सुरक्षित होंगी, कहाँ चला गया? आप खाली 2 चीज गिनाते रहते हैं, ये उज्ज्वला योजना और शौचालय। बस एक प्रधानमंत्री 2 चीज गिनाता है, उज्ज्वला योजना 11.5 रुपए सिलेंडर मिल रहा है जो खरीद नहीं पाए दोबारा, और शौचालय नाम की चीज खाली पेपर में बनी है, कहीं धरातल पे है नहीं। तो ये वो लोग हैं जो सब्सिडी में जिंदा रखना चाहते हैं। कहते थे किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, कर दी क्या दुगनी? अब 2022 की बात करने लगे। लो, अरे 19 से 22 चले गए। आपने तो 19 में ये सब वादे किए थे पूरे, और कह रहे 5 साल तो मुझे अभी समझने में लगा। 5 साल बना रहे हैं यहाँ, 5 साल में हमने एक्सप्रेस वे बना के 3 साल में खड़ा कर दिया, मेट्रो चला दी, आप 5 साल में समझते ही रहे। 5 साल समझने के लिए होता है क्या? 5 साल तो देश को विकास के लिए होता है। हमने करके दिखाया कि नहीं? सुना, हमने तो नहीं बोला कि 5 साल हमने सरकार बनाई तो हम समझा नहीं, हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश आज अनिला जी वो कह रहे हैं कि जब आप चुनाव में आए थे तो आपने कहा था कि 5 साल में आप देश बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, लेकिन कुछ बदला नहीं। अब 2022 की तरफ देख रहे हैं आप। नहीं, एक्चुअली समाजवादी पार्टी या बीएसपी जैसे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो राष्ट्र की इकोनॉमी नहीं समझना चाहें, राष्ट्र का विकास नहीं समझना चाहें, तो ये उनकी छोटी मानसिकता हो सकती है। फूक मंडूक जो है, जो शब्दावली है, वो ऐसे ही दलों के लिए बनी हुई है, जो सफाई से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, सफाई से ऊपर नहीं उठना जानते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि केवल 2 चीज नहीं, मैं 10 चीज बना रही हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 144 से अब 72nd रैंक पे हमारा भारत पहुंचा है। वो कैसे पहुंच गया? वर्ल्ड की सबसे सेकंड सबसे लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री है वो भारत बन गया है। वो कैसे पहुंच गया? वो क्या अखिलेश यादव जी ने बनाया था? आप यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे जमीनें एक्वायर हुई हैं और सब जानते हैं। इंक्वायरियां चल रही हैं, हम तो पूर्वांचल भी लेकर आ रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुराग जी, आप मायावती के उस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि वो कहती हैं कि भाई दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश दूसरे दल कर रहे हैं, तो वो किस बैंक की बात कर रहे हैं? और इसी का जिक्र अमित शाह ने भी किया। अरे अमित शाह जी तो सारे दिन धर्म और जाति की बात करते हो, कभी विकास की बात उनके मुंह से निकल जाएगी तो पता नहीं ये क्या बात मैं मायावती की बात बता रही हूँ आपको। अरे मैं बीजेपी की बात बता रहा हूँ, जो 24 घंटा जब भी भाषण देने खड़े होते हैं ये लोग, तो क्या खड़े करते हैं? अयोध्या राम राम, बेचारे राम भी परेशान हो गए, बोले मेरा पिन छोड़ो, मेरी उनकी ललाओं की बात करो। राम लला की बात करते, उनकी ललाओं की बात नहीं करते, जो बेचारे भूखे आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में कितनी शर्म की बात है जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा हो। बताओ, भूख के मारे अगर व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो मुझे लगता है ऐसी सरकार को रहने की जरूरत नहीं है जहाँ पे लोग आत्महत्या बिना खाना खाए कर लें। अनाज पैदा करने वाला आदमी आत्महत्या कर रहा हो, लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हो। और आप बताओ कि मुझे विकास दर नापना, आपने विकास दर नापने का पैमाना बदल दिया, और जिस नए पैमाने से आप विकास दर नापते हो ना, उससे 2% वैसे बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। और रोड नापने का तरीका आपने क्या कर दिया?
डिवाइडर एक साइड दोनों साइड रोड नापने लगे। ये रोड नापने का तरीका होता है कि हम डिवाइडर की साइड भी नापेंगे, दूसरी तरफ भी नापेंगे। ये बीजेपी है, झूठ और जुमलों में जीती है, देश को बेवकूफ बनाने में लगी है।